हेलो फ्रेंड्स, बैंकर स्टॉक पे आपका स्वागत है। जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पे आरबीआई, तो आज हम लोग आरबीआई के बारे में जानेंगे। दोस्तों, आरबीआई देश का सेंट्रल बैंक है और आरबीआई पूरे देश में बैंकों को रेगुलेट भी करती है। इन 1921 इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया वाज देयर एट द टाइम ऑफ आरबीआई वाज नॉट देयर। सो जितने भी करेंसी अथॉरिटी थे वो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के पास थी, जो कि बाद में चल के 1955 में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में तब्दील हो गई। 1926 हिल्टन यंग कमीशन फोकस टू सेट अप अ सेंट्रल बैंक। हिल्टन यंग कमीशन ने एक रिकमेंडेशन दिया था कि हमारे देश में सेंट्रल बैंक का होना जरूरी है। 1 अप्रैल 1935 रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज़ बीन एस्टेब्लिश्ड अंडर आरबीआई एक्ट 1934 आफ्टर द रिकमेंडेशन ऑफ हिल्टन यंग कमीशन। दोस्तों, 1 अप्रैल 1935 को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी आरबीआई एक्ट 1934 के द्वारा, और हिल्टन यंग कमीशन ने इसको रिकमेंड किया था। RBI is a statutory body, which means that any organization is set up by a law or an act which is given regulatory authority for a specific sector। दोस्तों, स्टैचुटरी बॉडी का मतलब होता है कोई भी बॉडी जो कि लॉ और एक्ट के द्वारा बनाई गई हो और उसके पास रेगुलेटरी अथॉरिटी का पावर हो, उसको हम स्टैचुटरी बॉडी कहते हैं। इनिशियली RBI was privately owned bank. First governor of RBI is Obstern Smith. First Indian governor was C.D. Deshmukh. Headquarters was in Kolkata till 1937 and after that in Mumbai. There are 4 local boards: मुंबई, कलकत्ता, दिल्ली, चेन्नई। दोस्तों, आरबीआई के पास 4 लोकल बोर्ड्स हैं: मुंबई, कलकत्ता, दिल्ली एंड चेन्नई। आफ्टर इंडिपेंडेंस आरबीआई ट्रांसफर ओनरशिप एक्ट 1948 nationalized RBI on 1st of January 1949 in order to have total control on major sectors, that is regulator cum supervisor, thus gaining trust of public। दोस्तों, 1948 में RBI का ओनरशिप एक्ट चेंज हो गया और 1 जनवरी 1949 को RBI नेशनलाइज्ड हो गई। इससे RBI इज ए नेशनलाइज्ड सेंट्रल बैंक, जैसे कि हम जानते हैं। नाउ कम टू द स्ट्रक्चर ऑफ RBI। आरबीआई में सेंट्रल बोर्ड होते हैं, जिसमें 2 तरह के लोग होते हैं, एक ऑफिशियल होते हैं और एक नॉन ऑफिशियल होते हैं। ऑफिशियल में 5 डायरेक्टर होते हैं, नॉन ऑफिशियल में 16 डायरेक्टर हैं, तो टोटल हो जाते हैं 21। अब जानते हैं ऑफिशियल में 5 कैडर होते हैं, एक होते हैं आरबीआई गवर्नर और 4 होते हैं डिप्टी गवर्नर। नॉन ऑफिशियल में 16 मेंबर होते हैं कुल, जिसमें से 4 लोकल बोर्ड हेड होते हैं और 12 नॉमिनेटेड बाई गवर्नमेंट और आरबीआई। 12 लोगों को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नॉमिनेट करती है या फिर आरबीआई नॉमिनेट करेगी, जो कि फाइनेंशियल सर्विस में बहुत ही लंबा एक्सपीरियंस रखते हैं। ऑब्जेक्टिव ऑफ आरबीआई: मेंटेनिंग क्रेडिट मॉनेटरी स्टेबिलिटी एंड पॉलिसी इशूइंग नोट्स एंड प्राइस स्टेबिलिटी। आरबीआई का ऑब्जेक्टिव होता है क्रेडिट को मेंटेन करना, मॉनेटरी स्टेबिलिटी को लाना एंड पॉलिसी देना बैंकों को, और नोट को भी इशू आरबीआई ही करती है, और प्राइस को कंट्रोल आरबीआई करती है समय समय पे टूल ला के। आप ये जानेंगे आगे के वीडियो में, हम बताएंगे, क्योंकि अगर सब इसी में बताएंगे तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा और काफ़ी बोरिंग भी हो जाएगा। नोट: टेन्योर ऑफ आरबीआई गवर्नर इज 5 years, फर्स्ट टेन्योर इज 3 years एंड आफ्टर दैट इट मे बी एक्सटेंडेड फॉर 2 years। दोस्तों, आरबीआई गवर्नर का टेन्योर 5 सालों के लिए होता है। पहला टेन्योर होता है 3 साल के लिए और इसके बाद इसको बढ़ा के 5 साल भी 2 साल और दिया जाता है, लेकिन ये डिपेंड करती है गवर्नमेंट के ऊपर। असिस्टिव बॉडीज ऑफ आरबीआई: आरबीआई के पास 2 सहायक बॉडी होते हैं, जिसमें पहला है बीएफएस, दूसरा है बीपीएसएस। बीएफएस मतलब बोर्ड ऑफ फाइनेंशियल सुपरविजन एंड बीपीएस मतलब बोर्ड फॉर पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम। नोट: बीएफएस was set up in 1994 and BPSS was set up in 2005. All financial functions of RBI are taken care of by BFS, that is matter of regulating banks, funding banks, formulating different policy excluding monetary policy etc। जितने फाइनेंशियल फंक्शन होते हैं आरबीआई के, जो कि मैटर ऑफ रेगुलेटिंग बैंक से रिलेटेड होते हैं, फंडिंग बैंक से फंडिंग करते हैं बैंकों को, और डिफरेंट पॉलिसी देते हैं बैंकों को, मॉनेटरी पॉलिसी को छोड़ के, ये सब बीएफएस के अंदर आते हैं। अब आते हैं बीपीएसएस इज ए कंसर्न विथ पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम फॉर एग्जाम्पल चेक, ड्राफ्ट, डेबिट कार्ड एंड क्रेडिट कार्ड।
All the activity that are under the RBI purview consisting of payment settlement system, whether it is NIFT, RTGS, IMPS, etc. is done by BPSS। दोस्तों BPSS है ना, वो सिर्फ पेमेंट और सेटलमेंट के लिए जिम्मेवार होती है। इसके अंदर चेक, ड्राफ्ट, डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड से जितना भी ट्रांजैक्शन होगा सब BPSS के ही अंदर आएगी। और ऑल द एक्टिविटी है जो RBI का, जिसमें नेफ्ट, RTGS, IMPS भी आती है, वो सब BPSS के अंदर ही आएगी। और BPSS और BFSS दोनों का चेयरमैन RBI का गवर्नर ही होता है। अब जानते हैं फंक्शन ऑफ RBI के बारे में। RBI का बहुत सारे फंक्शन होते हैं। पहला फंक्शन है मॉनेटरी अथॉरिटी एंड पॉलिसी। RBI के पास मॉनेटरी अथॉरिटी होती है, वो ही मॉनेटरी पॉलिसी लाएगी रेट को कंट्रोल करने के लिए और इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए। दूसरा इशूअर ऑफ करेंसी एंड प्राइस स्टेबिलिटी, वो करेंसी को इशू भी करती है, जैसे कि नोट इशू करना RBI के ही काम अंदर आती है, और प्राइस को स्टेबल रखती है पूरे देश में। थर्ड, बैंकर्स टू गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट। RBI गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का भी बैंक है और स्टेट गवर्नमेंट का भी बैंक है। RBI में दोनों का अकाउंट होता है, वो जब चाहेगी तब पैसा ले सकती है, कुछ सर्टेन रूल रेगुलेशन भी होते हैं। फोर्थ है लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट, मतलब RBI ही एक लास्ट है जिसको जब भी बैंक को जरूर इमरजेंसी फंड की आवश्यकता होती है वो RBI के पास ही जाती है। जैसे कि आपने देखा होगा PMC बैंक के केस में, PMC कोऑपरेटिव बैंक को जब उसका NPA हो गया था बहुत सारे अकाउंट, और इसलिए RBI उसको फ्रीज कर दिए थे और कुछ फंड भी उसको दी थी और उसको अपने अंदर में कंट्रोल कर ली थी। चौथा है मैनेजर ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। RBI फॉरेन एक्सचेंज को मैनेज भी करता है। जैसे आप लोग जानते होंगे हमारे देश में फॉरेक्स रिजर्व काफ़ी बढ़ रहा है, तो उसको मैनेज करने के लिए RBI ही जिम्मेवारी लेती है। और सबसे लास्ट है डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री के विकास में RBI का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है, और ये सब उसका फंक्शन ही है। दोस्तों RBI को हमने पढ़ा है, अभी नेक्स्ट पार्ट में हम RBI के बारे में और डिटेल जानेंगे, क्योंकि इसका बहुत सारे पार्ट होते हैं, जैसे RBI में भी सब्सिडरी होते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग काफ़ी जान चुके हैं RBI कब बना था, RBI का फंक्शंस क्या है, RBI के पहला गवर्नर कौन थे, RBI के पहले भारतीय गवर्नर कौन थे, RBI में कितने असिस्टिव बॉडी होते हैं, ये सब इस वीडियो के अंदर आती है। तो अगर आप ये वीडियो ध्यान से पूरा देखिएगा तो आपको सभी चीज़ों की जानकारी मिल जाएगी। और नेक्स्ट वीडियो में हम आएंगे इसके अगले पार्ट में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि आप जितना शेयर कीजिएगा उतना ज़्यादा वीडियो फैलेगा, और फैलेगा तो सभी लोगों को जानकारी मिलेगी। धन्यवाद मेरे चैनल पर आने के लिए।